ठीक है बेटा, क्वांटम संख्या देख रहे थे अपन, एक बार जल्दी से उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर ले अपन। देखो भाई, क्वांटम संख्या पढ़ा था हमने, है ना। क्वांटम संख्या होती है 4 तरह की, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक है। क्वांटम संख्या होती है कितने तरह की? कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। कौन सी हमें किस चीज के बारे में नॉलेज देती है पता है बेटा? आगे नहीं आया तू? कॉपी कहाँ है तेरी? पढ़ेगा खुद भी और दूसरों को भी पढ़ने देगा, ठीक है। अगर आज तूने शैतानी की ना तो क्लास से बाहर जाएगा। बैठ जा अब एक जगह पे, ठीक है। बेटा एन हमें किसके बारे में बताता है? कि भाई इलेक्ट्रॉन आपकी कौन सी कक्षा के अंदर है, राइट। कक्षाएं क्या होती है बेसिकली? यहाँ पे जैसे हमारे पास नाभिक है किसी परमाणु के अंदर, इसके चारों तरफ की हमारे पास ये वृत्ताकार जो भी संरचना होती है इसको बोलते हैं अपन कक्षा। जैसे देखो, थोड़ा इजी पैटर्न से करें इसको सॉल्व। मानो हमारे पास n बराबर दूसरी कक्षा है, ठीक है। इस कक्षा के अंदर क्या उपस्थित होता है? उपकोष। उपकोष किससे मिलकर बने होते हैं? कक्षकों से। और कक्षकों के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास n बराबर दूसरी कक्षा है, तो बेटा यहाँ पे उपकोष की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ये हमने बात करी थी। भाई सारी बात अपन कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा 2-3 का गैप था तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपन, ठीक है। हमारे पास उपकोष की संख्या किसी कक्षा के अंदर किसके बराबर होती है? n के बराबर। यानी कि जैसे ये n बराबर 1 है तो इधर मुझे सिर्फ एक ही उपकोष मिलेगा। वो एक उपकोष कौन सा होगा? s होगा, ठीक है। n बराबर 2, दूसरी कक्षा में टोटल कितने उपकोष मिलेंगे? 2। कौन कौन से? s और p। ये बात पता है? जैसे कि मेरे पास n, अगर मैं बात करूं कि n बराबर पहली कक्षा है, तो बेटा इसके लिए सबसे पहली बात l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? l की वैल्यू जाती है 0 से n-1 तक, इतना ठीक है ना। तो अभी मेरे पास n बराबर 1 पहली कक्षा के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखो तो आ जाएगी हमारे पास क्या? 0। दैट मीन्स मेरे पास पहली कक्षा के अंदर एक ही सिंगल एक उपकोष है जिसके लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और l की वैल्यू 0 आपके पास किस उपकोष के लिए होता है? s के लिए, इतना ठीक है। अगर मेरे पास दूसरी कक्षा है तो इसमें मेरे पास l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2। कौन कौन सी? 0 और 1। यानी कि इससे क्या पता चला कि अगर मेरे पास दूसरी कक्षा है तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने उपकोष मिलेंगे? 2। और उन दोनों के लिए l की वैल्यू क्या है? एक के लिए 0 है, दूसरे के लिए 1 है, ठीक है। बेटा l बराबर 0 किसके लिए होता है? हाँ, और 1 किसके लिए होता है? बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास तीसरी कक्षा है तो यहाँ पे हमारे पास l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, 1, ठीक है। यानी कि तीसरी कक्षा में क्या 3 तरह के उपकोष है क्या? सही बात है। अब बेटा हमारे पास 0, l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास l की वैल्यू क्या आ जाए? 3 आ जाए तो कौन सा उपकोष होगा? वो f उपकोष होगा, इतना ठीक है। अब बात क्या करते हैं, ये हमें l क्या बताता है? उपकोष के बारे में बताता है। बेसिकली अगर और डिटेल में जाए तो l हमें जो कक्षक है जिससे आपके उपकोष मिलके बने हैं उसकी आकृति के बारे में जानकारी देता है कि कक्षकों का आकार कैसा होगा, ठीक है। तो बेटा उपकोष किससे मिलके बने? कक्षकों से मिलके बने। कक्षकों के बारे में कौन बताता है हमें? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। बेटा m का मान कहां से कहां तक जाता है? -l से, याद है ना सभी को अब ये बातें? अच्छा, अगर मेरे पास पहली कक्षा है तो उसमें l की वैल्यू आ रही 0, यानी कि सिर्फ होगा हमारे पास s उपकोष। तो बेटा इसके लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -0 से +0, तो 0 आएगा ओवरऑल। तो इसके लिए m की वैल्यू है 0, ठीक है। अब m की ना जितनी आपके पास अलग अलग वैल्यू आएगी दैट मीन्स उतने नंबर में हमारे पास क्या होंगे? कक्षक होंगे उस उपकोष के अंदर, इतना ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, वापस से हमारे पास l की वैल्यू 0 है यानी कि s उपकोष। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या क्या आएगी? नहीं नहीं नहीं, 0 के लिए
0 के लिए 0 आएगी, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि s के लिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि s के अंदर सिर्फ एक ही कक्षक है क्या। अब l के बारे में सोचो, तो l की वैल्यू के लिए मेरे पास पॉसिबल m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से +1, ठीक है। तो जो p है जिसके लिए आप लोग कह रहे हो कि मैम p के लिए l की वैल्यू है 1, तो l की वैल्यू 1 के लिए मेरे पास m की कितनी वैल्यू आएगी, -1 से +1, बीच में क्या आ जाएगा 0। तो बेटा क्या यहाँ पर मेरे पास m की 3 वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 3 कक्षक होंगे और उन तीनों कक्षक के लिए m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो अपन ये बात करते हैं कि जो p उपकोष है वहां पे हमारे पास होते हैं 3 कक्षक। इस फर्स्ट वाले कक्षक के लिए m की वैल्यू है -1, दूसरे वाले के लिए 0 है, तीसरे वाले के लिए +1 है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो पहले कक्षक को आप कहते हो px, इसको बोलोगे pz। ना ना ना, m की वैल्यू जो 0 है वो किसके लिए होगी, pz के लिए, क्योंकि z आपका मेन एक्सिस मान के चलते हैं, रेफरेंस एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं d की, अच्छा यहाँ पे आ जाओ तुम एक बार, इसके लिए आ जाओ। मेरे पास तीसरा जो कक्षा है उसमें 3 तरह के उपकोष है क्या, तो S में मुझे कितने कक्षक देखने को मिलेंगे, एक कक्षक जिसके लिए m की वैल्यू है ना भाई। P में मुझे कितने कक्षक देखने को मिलेंगे, 3, जिसके लिए m की वैल्यू -1 0 +1। अब सेम आप करो बेटा D के लिए, तो D के लिए L की वैल्यू क्या है, D के लिए स्मॉल l की वैल्यू क्या है, 2, l की वैल्यू 2 है ना। तो उस l की वैल्यू से मेरे पास m की कितनी वैल्यू आ रही है, -2 से, अब बीच में कितनी संख्या आ जाएगी, -2 से +2 की तरफ जाओ तो +1, हाँ सॉरी -1, 5 तरह की अलग अलग संख्या आ रही है। दैट मीन्स जो आपके पास डी उपकोष होगा वहां पे टोटल कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक होंगे। उन पांचों कक्षक के लिए अलग अलग हमारे पास m की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन d के लिए बनाएंगे कितने, 5 कक्षक। इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो गई, -2 -1 0 +1 +2। अब ये 0 वाला कौन सा होगा, dz², नाम पता है ना चारों पांचों के, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बनने हैं। अपन बात क्या करते हैं कि एक हमारे पास कक्षक है उसके अंदर मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। तो बेटा जैसे आप बात करोगे पहली वाली कक्षा की, तो पहली वाली कक्षा में सिर्फ ऐसी उपकोष है, यानी कि यहाँ पर एक ही कक्षक होगा। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और फॉर्मूला से भी आता है जो अपन 9 10 में पढ़ते हैं कि किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किससे देते हो, अगर यहाँ पे n बराबर 1 रखा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, n बराबर 2 रखा तो कितने आ गए, n बराबर 3 रखा तो कितने आ गए। तो वहां पे तो अपन ने फॉर्मूला से रटा था। अभी अपन क्या करें, इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास ये वैल्यू कैसे कैसे आई थी। तो देखो ध्यान से देखोगे अगर तो तुम्हें दिखेगा भाई, अगर मैं दूसरी कक्षा की बात कर रही हूँ तो इसमें कितने तरह के उपकोष है, 2 तरह के। पहला उपकोष है S, दूसरा उपकोष है P। S के अंदर मेरे पास कितने कक्षक है, 1। P के अंदर कितने कक्षक है, एक कक्षक में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। अब देखो ध्यान से सुनो, दूसरी कक्षा में मेरे पास एक तो S उपकोष है और एक P उपकोष है। S में मेरे पास एक कक्षक है और P में कितने कक्षक है भाई, 3 है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, क्योंकि टोटल कितने कक्षक हो गए, 4। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 कक्षक में, सॉरी 4 कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8। ओके, जैसे 9वां आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो बेटा कमरा खाली नहीं है अभी हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखोगे, ठीक है। इसलिए आपके पास जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वाली कक्षा में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखना सीखा होगा ना, 2 8 1 ऐसे फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। इसके पास तीसरा देख लो भाई, तीसरे में पास 3 तरह की क्या दिख रहा है आपको, उपकोष, S P और D। S के अंदर हमारे पास एक कक्षक है, P में मेरे पास 3 कक्षक है, D में मेरे पास कितने 5 कक्षक है। तो तीसरी कक्षा में टोटल कक्षक कितने हो गए, 9 गए ना। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 9 दूनी 18। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारा था अपना लास्ट लेक्चर का रिवीजन, ये सारी बात अपन ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर।
अभी हमें देखना है कि अभी अपन जो बातें कर रहे हैं ना कि इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में फिल होगा? अंदर वाली कक्षा में फिल होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में फिल होते जाता है, ये पता है? अब बेटा अभी तक देखो अपन क्या कर रहे थे, अपन 9-10 तक अपन ने क्या किया था कि मानो मुझे ना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बता? नयन, नमन, नमन है ना नाम तेरा? हाँ 11 होते हैं ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और अगर मेरे पास ये उदासीन है तो जितना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अलग अलग कक्षाओं के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास अलग अलग एटम में अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग कक्षाओं में किस तरीके से व्यवस्थित है उससे आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहते हो। तो मुझे ना 11 इलेक्ट्रॉन बनने हैं सोडियम के अलग अलग कक्षाओं के अंदर। पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 अपन यहाँ भर दे देते हैं। फिर दूसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है? तो 8 अपन यहाँ पे भर दिए। टोटल कितने भर चुके हैं? 10। एक कौन बच रहा है? तो वो 8वां आपका 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तीसरी कक्षा में जाएगा। तो बेटा यहां से अपन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 8 1। अब है ना तुम मुझे एक छोटी सी बात का आंसर दो। अब अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्राई कर रहे थे बेटा कक्षा के हिसाब से कर रहे थे ना? कभी भी आपने इसको उपकोष के अंदर भरा है? ये बात पता है ना तुमको कि जैसे आपके पास ये सेकंड वाला उपकोष है, सॉरी सेकंड वाली कक्षा है, यहाँ पे कितने तरह के उपकोष है? 2 तरह क्या है? जैसे मानो ये आपकी पहली कक्षा है, ये आपकी सेकंड कक्षा है। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास कौन सा है? एस उपकोष है, और दूसरा अपने पास कौन सा है? पी उपकोष है। सेम इसी तरीके से आप बात करते हो कि तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पे कितने तरह के उपकोष है ना? एक एस है, दूसरा पी है, तीसरा। अब एस में आपके पास एक कक्षक है, पी में आपके पास 3 कक्षक है, डी में आपके पास सेम यहाँ पे दूसरे में हमारे पास एस में 1 कक्षक है, पी में 3 कक्षक है। अभी तो अपन ने क्या बात कर दी कि आपको जो इलेक्ट्रॉन बनने हैं ये इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास से, तो दूसरी कक्षा में आपने भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन भाई दूसरी कक्षा के अंदर भी अलग अलग रूम है ना? आपने कक्षा किसको बोला था? इस पूरी बिल्डिंग को। फिर आपके पास ये अलग अलग फ्लोर्स है, फ्लोर्स आपके क्या हो गए? उपकोष हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लोर है। भाई इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले किस में जाएगा? इस एस वाले कक्षक में जाएगा कि पी वाले कक्षक में जाएगा? ये तो बात नहीं करी अपन ने, ठीक है? तो अभी अपन ना इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं कि भाई यहाँ पर अपन अलग अलग उपकोष में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे कर सकते हैं। ये वाला अपन क्या करते हैं इससे, वापस बताओ? इसके अकॉर्डिंग तो अपन ने सिर्फ कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अभी अपन को क्या सीखना है कि कक्षा के अंदर भी जो उपकोष होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे। जैसे आप कह रहे हो ना कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा वो पहला वाला इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा कि पी में जाएगा? फिर वो कहाँ पे जाएगा? ओके, इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी अपन। चलो तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के नियम, ठीक है? ऐसा हमारे पास होता है इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। मेरे को प्रॉपर इसका टॉपिक समझ याद नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन को अपन को अलग अलग उपकोष के अंदर भरना है, तो अपन को यहाँ पे कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? लिख रहे हैं? कहाँ है बेटा? बीच में छुट्टी पे था ना, अब पढ़ ले। लिख रहे हो भाई? नोट सबको, तूने कॉपी नहीं खोली थी? भाई नोट्स बना लो यार, तुम 11th में हो अभी, है ना? भाई ड्रॉपर होते तो समझ भी आता कि भाई चलो पहले का पढ़ा हुआ होगा, तो तुम नहीं बना रहे। तो अभी से ऐसे क्या तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो? नोट्स तो बना लो, कुछ तो भी पढ़ोगे ना। 12 में जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ोगे? है नोट से पढ़ोगे ना, तो बनाने पड़ेंगे।
हद मचा रखी यार तुम लोगों ने, है? बेटा मैं एक्सेस बंद करवा दूंगी तुम अगर इसी भरोसे रहे तो। लिखो बेटा, पहला नियम है अपने पास ऑफ बाउ का नियम। लिखो भाई, लिखते जाओ इसको साथ के साथ। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले, हाँ एक भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक की तो ऑप्शन है अपने पास। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाता है तथा उसके बाद हाँ बेटा वैज्ञानिक का नाम है उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन N+L के नियमानुसार बाद इलेक्ट्रॉन N+L के नियमानुसार, हाँ बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ बता रही हूँ, एक बार लिख लो ठीक है। अलग अलग उपकोष में भरे जाते हैं जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, ठीक है। इतना लिखो तो बता देना। अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी, ये ड्रॉ करा था, है ना बेटा। पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में हमारे पास है एस ऑर्बिटल, एस उपकोष है जिसके अंदर एक कक्षक है, ठीक है।
जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एस कक्षा या एस ऑर्बिटल कह रहे हैं। दूसरी कक्षा में मेरे पास दो तरह के यहाँ पर उपकोष है, एक तो एस है जिसके अंदर एस कक्षक मिलेगा, और दूसरे हमारे पास पी उपकोष है जिसमें हमें 3 पी कक्षक मिलेंगे। ये उपकोष कक्षक के वर्ड समझ तो आ रहे हैं ना सभी को? अगर ये वर्ड समझ नहीं आ रहे ना तो अभी बताओ, क्योंकि अपन इसी के बारे में बातें करने वाले हैं। अगर ये समझ नहीं आया ना तो बेटा बाद में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे कुछ समझ ना आ रहा हो उसी टाइम बता देना, ठीक है? ठीक है, अच्छा अपन ने ना यहाँ पर किसी उपकोष को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था, मतलब किसी उपकोष को अपन कैसे दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसे कुछ लिखा था, एन एल फिर नीचे एम। तो ये एन क्या होता है बेटा, कक्षा की संख्या। एल होता है आपके पास उस उपकोष का चिन्ह क्या आएगा, जैसे उपकोष आपके पास 0 आ रहा है, एल की वैल्यू 0 आ रही है तो चिन्ह क्या लगाओगे आप, एस। एल की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो चिन्ह क्या लगाओगे आप, पी, ठीक है? तो आपको ना ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में एस वाले उपकोष के अंदर उपस्थित है। तो इसको आप कैसे दर्शाओगे भाई, ये वाला जो आपका एस उपकोष है इसको दिखाओगे 1s। समझ आ रहा है इसका मतलब कि भाई ये S1 क्या बता रहा है आपको कि पहली कक्षा है और उसमें भी आपका उपकोष कैसा है, 1s है, ठीक है? यानी कि L की वैल्यू इसकी 0 है। ऐसे सेम आपके पास जैसे ये दूसरी कक्षा, तो इसमें हमारे पास एक तो S है दूसरा P है, तो बार बार बोलेंगे थोड़ी दूसरी कक्षा का s ऑर्बिटल, दूसरी कक्षा का p ऑर्बिटल, मुझे कुछ किसी चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा। तो दूसरी कक्षा का अगर s उपकोष दिखाना है तो हमें क्या लिखना है, 2s। इसका मुझे p उपकोष दिखाना है तो हमें क्या लिखना है, 2p। आई क्या बात समझ में, है ना? अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है इन अलग अलग उपकोष के अंदर। तो ये बात तो अपनी क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में भरे जाते हैं, सही है ना इतना, ठीक है? तो बेटा अंदर वाली कक्षा में मेरे पास कौन सा उपकोष है, 1s। फिर दूसरी कक्षा में कौन कौन से उपकोष है, 2s और 2p। इसी तरह से मुझे बताओ कि तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे, 3 होंगे, हाँ 3s 3p, ठीक है? यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपका दूसरी कक्षा में एंटर कर रहा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो बात ये आती है कि पहले मैं इलेक्ट्रॉन s के अंदर डालूं यानी कि 2s के अंदर डालूं, या फिर पहले इलेक्ट्रॉन अपन डालेंगे 2p के अंदर। तो ये कहां से डिसाइड होता है बेटा, ये डिसाइड होता है अपने n+l के नियम से। आ रही बात समझ में? जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा, जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे कि अपन यहाँ पे एक आध एक उपकोष लिख ले, जैसे एक अपन ने देखा 1s, दूसरा देखा अपन ने 2s 2p, है ना? इतना ठीक है, रुक जा 3s भी हटा दे, इतना कर लो एक बार, है ना? वहां पे अपना दूसरा रूल लग जाएगा। जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले। यहाँ पे बताओ मुझे, इसके अंदर हमारे पास बेटा n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पर हमारे पास l की वैल्यू कितनी है 1s में, हाँ इधर नहीं 0s है ना इधर। तो n+l का मान बता दो अब, इसमें कितना आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। तो जिस उपकोष के लिए n+l की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पर अलग अलग उपकोषों के अंदर, अलग अलग कक्षाओं में भी अलग अलग उपकोष के अंदर, अलग अलग कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, दूसरा 2s में, तीसरा किसके अकॉर्डिंग निकाला अपन ने, n+l के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी एक बात क्या आ जाती है आपका, बस इसको समझना, इसको लिखना मत, अभी ये वाला जरूर लिख सकते हो। एक बात सुनो, एक आ गया हमारे पास 2p और 3s, अभी मिटवा दिया था मैंने इसको, ठीक है? अभी क्यों मिटाया, कोई रीजन होगा, ऑब्वियस है भाई। इसके लिए n+l काउंट करो कितना आ रहा है दोनों के लिए, डायरेक्ट काउंट करो अब तो। इसके लिए n 2 है, इसके लिए 3 है, l कितना है, इसके लिए 1 है, l इसके लिए l 0। तो यहाँ पर n+l कितना आ गया, 2 और 1 3, इधर भी कितना आ गया 3। तो भाई जब हमारे पास तो अलग अलग उपकोष के लिए, क्या ये अलग अलग उपकोष है बेटा, तो अलग अलग उपकोष के लिए n+l का मान आए समान, तो पहला इलेक्ट्रॉन आप किस में डालोगे, तो बेटा तब आप प्रेफरेंस किसको दोगे, n की वैल्यू को प्रेफरेंस दोगे। जिसके लिए n का मान कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बताओ किस में जाएगा, 2p के अंदर जाएगा।
ठीक है, तो इस चीज को पहले लिख ले अपन, फिर बाद में वापस एग्जाम्पल लिख लेंगे। इतना कर लिया तुमने? लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो। है, लिख ले तो बेटा। मोहित, मोहित है ना तेरा नाम? बातें मत कर बेटा, क्या नाम है? कुणाल। मोहित कौन है? हाँ, कुणाल बातें मत करे। नमन, आगे बिठा दूंगी तेरे को भी। हो गया? लिखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। यदि, लिखो इसको साथ के साथ लिख लो, मैं बोल रही हूं ना तो मेरे बोलते बोलते लिख लो ना तुम लोग। यदि दो कोश के लिए, यदि दो कोश के लिए n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोश में भरा जाएगा, उस उपकोश में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक है, लिख लो भैया। अभी क्या एग्जांपल लिखा था अपन ने? 2p और 3s। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, इधर 3 है। s के लिए l, p के लिए l होता है 1, s के लिए होता है 0। तो भाई n+l, हमारे पास इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो अगर बेटा अपन ऊर्जा की बात करें तो भाई किस उपकोष की ऊर्जा अभी ज्यादा है, ये बताओ। इन दोनों में से किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है? बेसिकली बेटा ये जो n+l रूल है ना, ये ऊर्जा के बारे में बताता है। जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। अगर दो उपकोष के लिए n+l का मान समान है, ठीक है, तो उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान क्या हो? कम हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो n+l है वो ऊर्जा के बारे में बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऊर्जा हमारे पास 2p उपकोष की और दूसरी तरफ ऊर्जा है हमारे पास 3s उपकोष की, तो इन दोनों में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है? 3s की। ठीक है ना? तो ये पॉइंट पे तुम स्टार मार्क डाल के लिख लेना, अगर मैंने नहीं लिखवाया तो। हाँ लिख लो। जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है, अतः वह पहले भरा जाता है। सही बात है, तो अपना इस तरीके से सिद्ध हो गया। ठीक है, पक्का? तो यहां से अपन लिख सकते हैं किसी भी एटम का क्या? इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। ठीक है,
चले अब ये ऑफ बाउ के अंदर ही एक छोटी सब हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। क्या बोल रहा है बेटा? नहीं वो सेम ही तो है, अभी जिस बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं बस अलग अलग नाम है, बात तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यही हमारे पास ज्यादा बोलचाल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा, है ना? बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो 7 इलेक्ट्रॉन बनने 2 5 होगा ना, ठीक है? अब है ना ये हमें निकालना बहुत ज्यादा इजी है। देखो तुम्हें ना कैसे पैटर्न बनाओगे, पैटर्न समझो बेटा। हमारे पास पहली कक्षा है, उसमें कितना उपकोष होगा? पहली कक्षा में सिर्फ एक ही उपकोष होगा, क्या उसको मैं 1s लिख सकती हूँ क्या? है ना? दूसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे? कौन कौन से? एक s और एक p। तो भाई 1 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसको? 2s। और इसी तरीके से तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे? 3 तरह के होंगे ना? क्या क्या बोलेंगे बता नमन, क्या क्या बोलेंगे उनको? हाँ बहुत बढ़िया, 3s 3p। दीपक बता बेटा, चौथी कक्षा में कितने उपकोष, क्या नाम है उनके? हाँ जोर से, सोना नहीं दे रहा, बातें तो बड़ी जोर से करता है, जल्दी बता। है क्या होगा? बोलो, बता तू बता। हाँ बहुत बढ़िया, 4d। और पांचवी कक्षा में क्या हो जाएगा भाई? 5s 5p 5d 5f। और जी तक अपन जाते ही नहीं वैसे भी, क्योंकि काल्पनिक होता है, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रॉन आपको कैसे बनने हैं, इनको n+l के ऑर्डर में अरेंज करो। अब ऐसे पागलों की तरह अपन को n+l बार बार निकालना नहीं है, तुम्हें ना बस यहाँ पे लाइंस को फॉलो करना है बेटा। आप यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ करोगे वो देखना है, ठीक है? ऐसे आपको ना एक विकर्ण ड्रॉ करना है। विकर्ण समझते हो ना? विकर्ण समझते हो क्या? है समझते हो ना? तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? विकर्ण ड्रॉ करोगे, आपके पास जितनी चीजें कट रही है ना उसमें उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन गया 1s में, ठीक है? आपको कहां से कहां चलना है? एरो के पूंछ से लेके उसके सिर तक चलना है, ओके? उल्टा मत चलना, ऐसे मत चलना, एरो में जैसे बना रही हूँ उस हिसाब से चलना है। पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। उसके बाद में 2p में। फिर 3s। उसके बाद में 3p। फिर 4s। उसके बाद में 3d 4p 5s। उसके बाद में 4d 5p। अब देखो यहाँ पे नीचे भी कुछ आएगा ना, इसके नीचे भी कुछ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 6s इधर, 6p इधर, एंड सोन, राइट? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 7s 7p 7d। एंड बिलीव मी यहाँ तक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम है ना यहीं पे कहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल का काम यहीं पे कहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? इतना फिर भी तुम्हें ना थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दो मेरे को। अरे यार अभी हटेगा कैसे? हाँ 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? है 4d में जाएगा ना, फिर 4p, फिर 6। हाँ 6s के बाद ना, हाँ कंफ्यूज ही कर रहा है यार मेरे को। 4f फिर 5d फिर 6p फिर 7s। आ रही बात समझ में? तो आपको ना लाइनें याद रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगा? पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद में 4s, फिर 3d, कहाँ है? फिर 4p, उसके बाद में 5s एंड सो ऑन। अगर आप इन सब का ना n+n निकालोगे बेटा, n+l के हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो यानी कि मैं अगर इन अलग अलग उपकोष का एनर्जी का ऑर्डर देखूं, ठीक है? अलग अलग तरह के उपकोष है ना,
अलग अलग कक्षाओं में उपस्थित है क्या? हाँ कि ना? पक्का? पीछे? हाँ बेटा? हाँ, नहीं आ रहा? बताओ क्या नहीं आया समझ में? कहाँ से? शुरू से नहीं आ रहा तो बता क्यों नहीं रहा यार? कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन करे हुए? 3-4 दिन हो गए। बेटा क्वांटम संख्या तो आना चाहिए, तो एकदम सेपरेट टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, अलग से तुम मुझसे पूछ लेना डाउट्स, ठीक है? और अभी अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो बोलो यार, मेरे को पता नहीं चलेगा तुम्हारी शक्लें देख के, ठीक है? जिसको भी समझ नहीं आ रहा एक बार हाथ उठाओ। किस किस को समझ नहीं आ रहा? चलो आपकी तो बेटा फर्स्ट क्लास है, आपकी भी फर्स्ट क्लास है। आपको कितने दिन हो गए बेटा? सेकंड क्लास है, ठीक है। चलो नो इशू। तो बैकअप क्लास देखी थी तुम दोनों ने? बैकअप क्लास देखी थी तुम दोनों ने फिर? हाँ हाँ, वही वही बैकअप क्लास वही थी, देखी थी आपने? उसके बाद में आपने नोट्स देखे पूरे लेक्चर के? मैंने कहा था क्वेश्चन करना उसके बेस पे। नहीं, मैंने कहा नहीं था? हाँ, आए नहीं थे आप बैकअप क्लास में, आप आए नहीं थे। चलो देखते हो, वापस कभी और लगा लेंगे बैकअप क्लास, ठीक है? अभी ना समझने का ट्राई करो बेटा। ये आपको बात समझ आ रही है क्या? नहीं, हाँ कि ना? सच्ची सच्ची बता। पक्का? ये अपन ने कैसे लिखा है वो पता चल रहा है? भाई पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में उपकोष कितना होगा? एक होगा, 1s। दूसरी कक्षा में दो उपकोष होंगे, कौन कौन से? 2s और 2p। तीसरी कक्षा में कितने उपकोष? तीन होंगे, 3s, 3p और 3d। उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर अलग अलग उपकोष लिख दिए अलग अलग कक्षा में, है ना? और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये उपकोष है हमारे पास पहली कक्षा में, ठीक है ना? ये दो उपकोष हमारे पास कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में। ये तीन उपकोष हमारे पास कौन सी कक्षा में? तीसरी। एंड सो ऑन। लिखते हैं अपन सारा। ये पांचवी में, ये छठी में, ठीक है? अब इन अलग अलग उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है, मुझे इन एरोज को फॉलो करना है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, उसके बाद में 3d, देन 4p में, फिर 5s, उसके बाद में 4d, 5p, 6s। और ये अपन ने किस तरीके से अरेंज करा है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब ये कैसे पता चला कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? क्योंकि भाई इनकी n+l की वैल्यू निकाली। एक बार जल्दी से बता दो इनकी n+l की वैल्यू। यहाँ पे 1 और 0, तो 1 इधर, 2 इधर, अब इधर भी n+l। तो इन दोनों के लिए n+l की वैल्यू बराबर, तो किसकी ऊर्जा ज्यादा है? जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी। बेटा इन दोनों में n की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? 3s के लिए, ठीक है? तो इसके लिए ऊर्जा हमारे पास ज्यादा होगी। इसके बाद में इसके लिए n+l 4 यहाँ पर। अब वापिस से वही बात है, हमारे पास तो अलग अलग उपकोष का n+l बराबर आ रहा है, तो ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? जिसका n ज्यादा होगा, ठीक है? अब इन दोनों में इसका n ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनना चाहूं तो इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p में। उसके बाद में, और बेटा अपने आप ऑर्डर निकल के आ रहा है क्या? यहाँ से अपने आप आ रहा है, ज्यादा अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। 3d में कितना है n+l, है ना? यहाँ पे कितना है? वापिस से वही बात। यहाँ पे कितना है? वापिस से वही बात। तीन उपकोष के लिए मेरे पास n+l की वैल्यू ज्यादा है, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा, ठीक है? सबसे कम किसके लिए n का मान? 3d। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है? तो अपन ने सारे यहाँ पर उपकोष को, अलग अलग कक्षा में उपस्थित उपकोष को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया है। तो ये मेरे पास ऊर्जा का क्या आ गया? बढ़ता हुआ क्रम आ गया। आई बात समझ में? अब मुझे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, छोटे से स्टार्ट करें, कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन कितना है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? अब है ना, अभी तक अपन को ना छोटी कक्षा के हिसाब से ये चीज मालूम है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या आएगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी कक्षा में बचे उतने 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, अभी अपन को 11th क्लास में क्या चीज बतानी है कि जो आप बात करते हो कि दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी उस दूसरी कक्षा में कहाँ पे उपस्थित है, कौन सी कक्षा के अंदर, कौन से उपकोष के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो वो अपन कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। अब देखो बेटा, एस के अंदर मेरे पास कितना कक्षक होता है, एक, यानी कि एस उपकोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। फिर यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने कक्षक होते हैं, 3, तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6, है ना। तो उस अकॉर्डिंग बढ़ते जाओ। अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। 1s यानी कि क्योंकि उसकी ऊर्जा की वैल्यू सबसे कम है, तो हमारे पास 1s लिख दे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस उपकोष में, 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बाकी, 4। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वापस एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इतना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में। अब इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 2, तो यहाँ पे कितने बच गए। तो बेटा ये अपने पास क्या हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। इजी है ना। एल्यूमिनियम का लिखे क्या, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चलो जल्दी से बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं, फिर दूसरा, फिर पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6। बेटा अभी कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 4, बचे कितने, 9। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भर सकते हैं क्या, हो सकता है ना। अभी कितने बचे, देखो टोटल कितने भर दिए, 6 यहाँ पे भर दिए, 2 और 2 4, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बच रहे हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 ही भर सकते ना, 2 ही भर सकते मैक्सिमम। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 बचा, तो वो किस में जाएगा। तो ये हमारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हो गया, एल्यूमिनियम का। बताओ टफ है क्या, इजी है ना। क्या चीज आनी चाहिए बेटा आपको, ये वाली सीरीज बनाना आना चाहिए। जैसे आप 1-2 बार इसकी अलग अलग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 एंड ऑल। ठीक है, आपको अपने आप ये लाइन याद हो जाएगी, राइट। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसकी। लिखो चलो इसको, ठीक है। डायरेक्ट इसको ना ऐसे ही लिखवाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पास अलग अलग उपकोष की ऊर्जा का क्या ऑर्डर है। तो 1s2 2s2 2p2 है, किसको, हाँ बिल्कुल रटना ही है इसको। तो रटने से बेटर क्या है, आप इसको समझ के रटो ना। ठीक है, रटने से बेटर क्या है, आप इसको समझ के रटो। गॉट इट। और जैसे बेटा आपके ना यूज में आता रहेगा, जैसे अभी अपन ने सिर्फ 2 ही यहाँ पर एटम का क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तो तुम ऐसे 10-15 एटम का लिख लोगे ना, तो अपने आप तुम्हें ऑर्डर याद हो जाएगा। ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, अभ्यास करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि मानो मुझे लिखना है एल्यूमिनियम, तो है ना बहुत पास का है ना। मुझे लिखना है मानो मैग्नीज का, ये पे लिख दूं क्या कहीं, मुझे लिखना है किसका, मैग्नीज का। अब सबसे पहली बात, मैग्नीज का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 25, 28 नहीं 25 होता है। ठीक है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 25 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन बनने। देखो कहाँ कैसे कैसे बढ़ते जाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए, 10 11 12 13 14, सॉरी यहाँ तक 10 हो गए ना, 6 7 8 9 10, और ये 18 हो गए। बचे कितने, 19 20 21 22 23 24 25, 7 बच रहे हैं। 3p के बाद किस में जाएगा, 4s, तो 4s2, ये हो गए अपने कितने 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए। बचे कितने 5, तो 5 किस में भर सकते हो, पूरे पूरे आ जाएंगे ना। डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है, डी में डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं, तो 5 कक्षक के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, तो 3 हमारे पास सी डी में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसका हो गया? इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास मैग्नीज का। ठीक है, ओके। तो ये ना आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, तो बेटर है इसको समझ के याद करो। ठीक है, इसका बेटा कोई ट्रिक नहीं है, आपको एज इट इज इसको याद रखना पड़ता है, राइट। चले, लिखो। अब दूसरा देखो, पहला नियम किसका था? ऑफबाउ का नियम, जिसने बेसिकली क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं अलग अलग उपकोष के अंदर, और किसी उपकोष का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम अपन किस फॉर्मूला से दे सकते हैं? n प्लस एल से दे सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए n प्लस एल कम होगा, उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसमें फैले जाएगा, राइट। फिर बेटा दूसरा हमारे पास नियम आता है पाउली का अपवर्जन नियम। देखो भाई, पाउली का अपवर्जन नियम। अब ये हमें क्या कहता है? ये एक छोटी सी बात कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है कि भाई किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मृदुल यहाँ पे बैठा है, तो इसकी जगह हमारे पास नयन नहीं बैठ सकता, नमन नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसके ऊपर ही, मतलब एक ही पोजीशन पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट हमें देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह से बेटा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी एक फिक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी। पॉइंट समझ ले बेटा, पढ़ लो, याद मस्ती कर लो। हमारे पास देखो यहाँ पे क्वांटम संख्या बताती क्या है? बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर स्थिति होगी, राइट। तो दो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कभी भी एक टाइम पे समान नहीं हो सकती। तो यही बात अब मैं पाउली किस रूप में बताता है? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, चाहे वो एक ही कक्षक में क्यों नहीं उपस्थित है। माना हमारे पास देखो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित है? अगर यहीं से अपन लिखे 1s2 2s2, हाँ, अपवर्जन यानी कि ये यही बात बता रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अपवर्जित करता है, यानी कि एक ही जगह पे रहने को अपवर्जित करता है। ठीक है, उसको अपन नेग्लेक्ट करता है, उसको नेगोशिएट करता है। तो बेटा एस के अंदर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं इस 2s उपकोष के लिए n की वैल्यू की बात करूं तो इसके लिए दो है। भाई मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के लिए n की वैल्यू कितनी है? दोनों के लिए l की वैल्यू भी कितनी है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे उपस्थित है? 2s वाले उपकोष के अंदर उपस्थित है ना। दोनों के लिए m की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि दोनों ही हमारे पास s उपकोष में है, और s उपकोष के लिए m क्या होता है? 0 होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे चेंज क्या है? इसका चक्रण क्वांटम संख्या। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है, तो दूसरे के लिए -1/2 होगा। ठीक है, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे वो कहीं पे भी उपस्थित है, उसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। अगर चारों क्वांटम संख्याओं का मान दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपके पास परमाणु स्टेबल नहीं है। गॉट इट? तो लिखना इसके अंदर, लिखो इसके अंदर, इसके अनुसार किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है, यह नियम हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता। भाई क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास इस नियम को लगाने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? दो। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये नियम तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे लिखो, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसे? विपरीत चक्रण वाले। भरे जा सकते हैं। ठीक है, भाई अगर अपन एक ही कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन को समान चक्रण का कर दे, तो भाई ये वाला कक्षक किसी पर्टिकुलर हमारे पास कक्षा में उपस्थित है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास बेटा एन की वैल्यू समान है। ठीक है, अब उस कक्षा के अंदर भी कक्षक एक पर्टिकुलर उपकोष में होगा, तो अगर एक सेम ही उपकोष है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या एल की वैल्यू भी समान है? और कक्षक भी एक ही है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू भी समान है। अब बेटा दोनों का जो स्पिन है, दोनों का चक्रण, वो भी कैसा है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, वामावर्त क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, जो भी है। ठीक है, तो भाई इसके लिए भी एस की वैल्यू कितनी है? +1/2। यहाँ पे भी एस की वैल्यू कितनी है? तो ये संभव नहीं है, राइट? तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये जो नियम लिखते हैं ना अपन, जब अपन क्या पढ़ा था, जब अपन ने चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी थी, या फिर अपन ने चुंबकीय क्वांटम संख्या में लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भाई एक ही कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते, वो भी कैसे? विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, तुम खुद सोचो भाई, एक कक्षक है, अगर बेटा इसके अंदर आप 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना चाहो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने विपरीत चक्रण के भर दिए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो आपको किसी ना किसी चक्रण का भरना पड़ेगा, यानी कि इसको या तो आप क्लॉकवाइज वाला भरो या एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो भाई इसके हिसाब से मेरे पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान आ जाएगा ना। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि भाई किसी कक्षक में 3-4 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सिर्फ 2, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन वाले, अलग अलग चक्रण वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, सेम ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो कौन सा? ये वाला, वो भी बना लेना। किसी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं भर सकते हो, 3 भरोगे तो भाई क्या हमारे पास गलती हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कौन सा बेटा? एस की वैल्यू 1/2। बेटा ये हमारे पास ना चक्रण क्वांटम संख्या होती है, अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी ये वाली। हमारे पास 4 तरह की क्वांटम संख्या होती है, तो ये चौथी जो क्वांटम संख्या है ना, वो कहलाती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका मान होता है प्लस का 1/2, और एक मान होता है माइनस का 1/2। बेसिकली मुझे बताता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी धुरी पे किस दिशा में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? उस नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके साथ में बेटा जो इलेक्ट्रॉन है अपनी धुरी में भी घूम रहा है, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है वो। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है अपनी धुरी पे भी घूम रहा है। अब ये है ना, अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो उसके लिए एस की वैल्यू होगी प्लस का 1/2। अगर वो घड़ी की अपोजिट दिशा में घूम रहा है, तो उसके लिए एस की वैल्यू होगी माइनस का 1/2। ठीक है ना? ये अपन इससे पहले वाली क्लासेस में बात करी थी, अगर तुम वो लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगी बात। लिख लो इसको।
ठीक है, हटा दो। बेटा कुणाल वहां से बाहर निकल, आजा बाहर आजा। ऐसे ही मेरी मर्जी है, बाहर आजा, कुछ कह नहीं रही मैं तेरे को। इधर आजा, यहाँ से अच्छे से दिखेगा, जल्दी भी लिख लेगा। तेरे को भी बैठना है क्या? तू क्यों दांत दिखा रहा है? आगे बेटा आगे आजा, इधर आजा। हंसेगा नहीं बेटा, क्लास से बाहर निकाल दूंगी तेरे को मैं। लिख लिया? सबने लिख लिया? जल्दी लिख ले। अभी दिख रहा है? ये लिखा? ये चीज लिखी? हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, एग्जाम्पल तो लिखोगे ना कि भाई हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के अंदर भी उपस्थित है तो तीन क्वांटम संख्या का मान तो समान आएगा, लेकिन चौथी का तो डिफरेंट आ ही जाएगा ना। यानी कि इसकी ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, आप एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकते हो। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख लो। हो गया? अब लिखो, तीसरा नियम पढ़ते हैं अपन। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। पहले इसके पॉइंट्स लिखो। इस नियम का उद्देश्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना है। बेटा ये अपन ने तब बात करी थी जब हमने चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी थी कि जितनी ज्यादा हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही थी हमारे पास, चक्रण गुणांक। ठीक है, एस एम क्या वैल्यू थी इसकी, 2s+1। और ये एस आपके पास क्या था, कुल चक्रण की संख्या। अब मेरे पास सेम चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास एस की वैल्यू आ रही थी, और उतनी ज्यादा क्या हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि चक्रण गुणांक की वैल्यू आएगी। और हमारे पास जो चक्रण गुणांक है वो किससे रिलेटेड था, उपकोष के स्थायित्व से। चक्रण गुणांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उपकोष का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, और सारे पार्टिकल स्थायी रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नियम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ये बेसिकली हमें क्या चीज, किसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज बता रहा है कि अधिकतम हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका, इसके बाद में इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के समभ्रश कक्षकों, समभ्रश कक्षकों के ब्रैकेट में लिख लेना साइड में, समान ऊर्जा वाले कक्षक। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के समभ्रश कक्षकों में सर्वप्रथम समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है,
तथा उसके पश्चात उसका युग्मन प्रारंभ होता है। ठीक है, एक बार लिखो इसे, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बेटा जैसे है ना, हमारे पास ही पी कक्षक है, पी उपकोष है, पी उपकोष में 3 कक्षक है। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 6, है ना। तो भाई हमारे पास जैसे ये है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है क्या, है ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है हमारे पास। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास मानो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ी है। ठीक है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी कैसा है, अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो जब आपका किसी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ा नहीं बनाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहोगे। ठीक है जी, है ना। अब देखो इसको समझो, ये बोल क्या रहा है कि हमारे पास मानो कोई सा भी उपकोष है, बेटा उसके जितने भी कक्षक होंगे ना, सबकी ऊर्जा होती समान, और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को अपन क्या कहते हैं, समरस कक्षक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने क्या बात करी, जैसे आपके पास पी उपकोष है, तो इसके अंदर टोटल कितने कक्षक है, 3 है। तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि इस पी उपकोष के तीनों कक्षकों की ऊर्जा है समान, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरोगे तो भी एक ही बात है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरा है तो भी एक ही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरा है तो भी एक ही बात है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है आगे, चीज कह रहा है कि सर्वप्रथम अपन जब इसमें इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बनना है, यानी कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनना है। पहले से स्टार्टिंग से अपन को पेयरिंग करना है, स्टार्ट नहीं करना, यानी कि युग्मन करना, स्टार्ट नहीं करना। जैसे कि पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अपन जैसे ना बात कर ले, 5 की बात कर ले, मुझे पी उपकोष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे वो सिखा रहा है हमें कौन, हुंड। कैसे बताया था उसने कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन बनने पी उपकोष के अंदर, तो बेटा यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन को बनना कैसे स्टार्ट करोगे, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनना है, वो भी समान चक्रण वाला। तो ये हमारे पास समान चक्रण है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी कोई दिक्कत, भाई तीनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है ना, और अभी एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इसका युग्मन नहीं करा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भर दूं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हमें कैसे बनना है, सर्वप्रथम समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन बनना है, उसके बाद में हमारे पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग करना, यानी कि उसका युग्मन करना स्टार्ट करना है। जैसे अभी 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने भर दिए, 3 भर दिए, बचे कितने हैं, 2। तो सबसे पहले आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरने हैं उस कक्षक के अंदर, उस सारे उपकोष में उपस्थित सारे कक्षक के अंदर। फिर बेटा जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, उसका आप कराओ क्या, युग्मन। जैसे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका युग्मन। ठीक है, अब इधर बताओ, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। कर सकते हैं ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इधर ये तो हमारे पास स्टार्टिंग से गलत था, ऐसे भर ही नहीं सकते, है ना। और अपन इसको कैसे नहीं भर सकते, भाई मुझे तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब ये सबकी ऊर्जा बराबर है, तो मेरी मर्जी चाहे, वैसे नहीं भर सकते अपन। 5 इलेक्ट्रॉन बनना है तो पहले से आप पेयरिंग कराने लग गए, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4, और इधर आपने 5 भर दिया, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात हमारे लिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले सारे कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बनना है, वो भी समान चक्रण वाला। फिर बच रहे जितने इलेक्ट्रॉन है ना, उसका आप एक एक करके क्या कराते जाओ, युग्मन कराते जाओ। आई बात समझ में, ये कौन बोलता है हमें, ये बात बताता है हुंड। ठीक है, कौन सा वाला, इसको, हाँ फिर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। हाँ बिल्कुल आता है, आपको है ना कोई सा भी एक कक्षक दे रखा होगा, उपकोष दे रखा होगा,
और आपसे पूछेगा कि भाई ये वाला उपकोष कौन सी नियम की पालना नहीं कर रहा। ठीक है, करे क्वेश्चन, पहले लिखो चलो तुम इसको। हाँ बिल्कुल दे रखे हैं। हाँ होंगे, मतलब कोई एटम है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एक बार पढ़ते हैं इसको, है ना, फिर करते हैं। अभी आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। तुमने अभी मैग्नीज का देखा ना, मैग्नीज का आपने इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास देखा ना, एक बार रुक जाओ बेटा। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इधर भी युग्मित है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित है। कहाँ पे युग्मित नहीं है? 5D में। ठीक है, यानी कि डी की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10 रख सकता है, 10 रख सकता है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरना है, तो मैं ऐसे भरू क्या, 1 2 3 4 5? ये गलत है, क्योंकि किस रूल की अवहेलना कर रहा है? ये हुंड का नियम, इसकी पालना नहीं कर रहा। ठीक है, तो हुंड के नियम के अनुसार यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर या फिर डी उपकोष के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 5। तो आप इसको कैसे बनना स्टार्ट करोगे? पहले हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनने हैं, वो भी समान चक्रण वाले। और अगर और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो फिर आप कराते जाओ इसका युग्मन, वो भी कैसे? विपरीत चक्रण के साथ। आई बात समझ में? इतना ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैग्नीज के अंदर टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। क्योंकि यहां तक तो हमारे पास युग्मित आ जाएंगे भाई। 4s है, यानी कि यहाँ पे आपके पास ये 4s जो कक्षक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो युग्मन है इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3D में। अभी कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। है बात समझ में? अब यहाँ से आप इसका कुल चक्रण निकाल सकते हो। कितना? एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण सारे के सारे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है प्लस का 1/2। ठीक है ना। अब बेटा मेरे पास ऐसे क्लॉकवाइज वाले 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी चक्रण प्लस का 1/2, इसका भी प्लस का 1/2, सबके प्लस का 1/2। तो कुल चक्रण कितना आ गया? प्लस का 5/2। आई बात समझ में? और यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? चक्रण गुणांक, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2s+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे s क्या था बेटा? ये है कुल चक्रण, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5/2 प्लस 1, तो कितना आ गया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 6 आ गई। है बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास सारे दे रखे हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि देखो ये ना बेसिकली एक टर्म है जो कि उपकोष के स्थायित्व को बताती है। ठीक है, हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक टर्म है, सिर्फ उपकोष के स्थायित्व को बताती है। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी ना, उतनी ज्यादा हमारे पास उपकोष का स्थायित्व होगा। ठीक है, ये चाहो तो लिख लो, अदरवाइज बाद में अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल, तब लिख लेना। पहले तो ये लिखो, पहले तो तुम्हें ये लिखना है, ये जरूरी है। हो गया? चले भाई, हो गया। क्वेश्चन लिखो। निम्न इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास
किन नियमों की अवहेलना करता है? ठीक है, आपको बताने सारे नियम कौन कौन से की हमारे पास ये पालना नहीं करना। ऑफ बाउ का अपवर्जन नियम, पावली का नियम, हुंड का नियम, चौथा नन लिख दो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। बताओ भाई, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, पहली बात, क्या ये सही लग रहा है? क्या दिखने से पता चल रहा है ना कि सही नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन कौन से नियम की पालना नहीं करी गई है इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को भरते टाइम। तो सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है आपको? हुंड का। क्या क्या दिखा हुंड के अकॉर्डिंग? है ना कि हमारे पास सबसे पहले देखो, इसने ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो भरे है, हमारे पास समान ऊर्जा के सारे कक्षक थे 2p के। 2p एक उपकोष है, इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान है, इसलिए अपन कहते हैं समरस कक्षक। तो जब बेटा आप उसके तो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सर्वप्रथम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ही भरना है ना, और वो भी समान चक्रण वाले। लेकिन यहाँ पे चक्रण उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखो अपन बात क्या कर रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, अपन ये चीज लिखी है, इस नियम का उद्देश्य है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना। भाई क्यों बढ़ाना है इसका उद्देश्य? क्योंकि इससे हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है ज्यादा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारे पास उपकोष का स्थायित्व होगा। सही है ना बेटा? अब है ना, तुम एक बार दिमाग लगा के सोचो कि भाई यहाँ पे मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा, और दूसरा है आपके पास ऐसा। ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया कि ये होता है 2s+1। ऐसा होता है आपके पास कुल चक्रण। तो अगर मुझे यहाँ पर चक्रण गुणांक, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या कहते हैं अपन? चक्रण गुणांक। चक्रण गुणांक की वैल्यू चाहिए तो बेटा मुझे कुल चक्रण चाहिए होगा ना। अब कुल चक्रण कैसे काउंट कर रहे थे? देखो क्लॉकवाइज है, यानी कि इसका s की वैल्यू प्लस की 1/2, इसका तो टोटल हमारे पास कुल चक्रण कितना आ गया? आ रही बात समझ में? अब एक बार इसका निकालो, इसका, इसका, अरे बहुत बढ़िया है ना, इसका, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुल चक्रण कितना आ रहा है? तो बेटा इसका कुल चक्रण इसकी तुलना में कम है, तो इसका चक्रण गुणांक भी कम होगा, यानी कि उपकोष का स्थायित्व भी कम होगा। तो बेसिकली ना हुंड के नियम का मेन पर्पस यही था कि आपका उपकोष रहे अधिकतम स्थायी। इसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई सा भी उपकोष है उसके सारे कक्षकों में सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरो, वो भी कैसा? समान चक्रण का। और आपको रिजल्ट दिख रहा है कि भाई क्यों बोला था उसने? आई बात समझ में? तो पहला तो हमें कौन से नियम की अवहेलना कर रहा है? हटा दो इसको, यहां से तो कौन से नियम की अवहेलना हो रही है? हुंड के नियम की। तो ऐसे लिख दो हुंड का नियम यहाँ पे पालन नहीं हो रहा। तो एक तो आंसर ये हो गया। क्या ये सही है? पावली का पालन हो रहा है क्या? कहां से लग रहा है? पावली का यहाँ पे पालन हो रहा है क्या? कहां से लग रहा है? हाँ, है ना, इसके हमारे पास चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू दोनों के लिए s है, यानी कि 0 है। एक ही कक्षक में है तो m की वैल्यू भी 0 है। अब इसका हमारे पास जो चक्रण है वो भी -½ है, +½ है, इसका भी +½ है, तो चारों क्वांटम संख्या का मान समान आ गया। तो गलत बात हो गई। तो ये किसकी अवहेलना कर रहा है? पावली के नियम की अवहेलना कर रहा है। क्या ऑफबाउ का नियम भी आपके पास यहाँ पे वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ऑफबाउ क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा निम्नतम कक्षा के अंदर, जब तक वो कक्षा पूरी तरह से पूर्ण नहीं भरी जाती, उसके बाद हम, जब तक पूरी तरह से नहीं भरी जाएगी ना, तब तक आप दूसरे उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाओगे। सही बात है, यही बात तो बोली थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उस वाले उपकोष में जिसका ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। और वो अपन कैसे देख रहे थे? n+l से देख रहे थे। ठीक है, जब आपका बेटा अंदर वाला उपकोष जो कम ऊर्जा का है वो पूरी तरह से भर जाएगा, तभी आप अगला इलेक्ट्रॉन दूसरे उपकोष के अंदर डाल सकोगे।
अब इसने क्या कर दिया, इसने तो 4s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है, इसको पूरी तरीके से भरा ही नहीं, और उससे पहले वो बाहर वाले ऊपर वाले ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को बनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास कौन से नियम की अवहेलना हो रही है? ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसकी भी अवहेलना हो रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेटा आपके पास जितने भी नियम है ना, इसको एक एक करके सुनना है, एक एक करके समझना है, एक एक करके अप्लाई करना है, राइट। अगर आप तीनों नियम को एक साथ देखोगे ना, तो पॉसिबिलिटी है कि एक नियम आपसे छूट जाएगा। जैसे अपन ने एक बार में सिर्फ एक पर ही फोकस करा, एक बार में अपन ने सिर्फ हुंड पर ही फोकस करा, तो यहाँ पे मैंने हुंड देखा तो इधर तो लग नहीं रहा, इधर देखा इधर भी नहीं लग रहा, अब इधर लग रहा है। अच्छा ये बात बताओ कि एस कक्षक में कभी हुंड का नियम लग सकता है? नहीं लग सकता ना भाई। एस कक्षक के अंदर अधिकतम यहाँ पर एक, आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, तो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, चाहे अपन कितने भी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए। ठीक है, तो हुंड का नियम हमारे पास एस कक्षक पे तो लगता ही नहीं है, राइट। लगेगा कहां से स्टार्ट होगा, वो पी कक्षक से स्टार्ट होगा। ठीक है, लिख लो इसको, चलो। है लिखा? क्योंकि तुम्हारे हिंदी के वर्ड ना डायरेक्ट ट्रांसलेट करे हुए होते हैं। कहाँ लिखा है बेटा? गलत संयुग्मन है। अच्छा ये इसका है, हाँ हाँ हाँ, ये इसका है पूरा, मतलब ये इसके हमें वो बताना है। ये अभी आएगा, ये अपन नोड अब पढ़ने वाले हैं। हो गया? चले, हो गया। अब हेडिंग डालो नोड, इसको अपन हिंदी में भी नोड ही कहते हैं। लिखो भाई, इसके अंदर साथ के साथ लिखते जाओ। नाभिक के चारों तरफ उपस्थित वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होती है। नोड कहलाता है। ठीक है, अब बेटा नोड जो है आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है त्रिज्यीय नोड, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? गोलीय नोड के नाम से जानते हैं। और नोडल पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बेटा आपका कोणीय नोड, क्या बोलते हैं इसको? रेडियल नोड। कोणीय नोड का दूसरा नाम है नोडल तल। ये नाम याद रखना, क्योंकि कभी वो नोडल तल वर्ड का भी यूज करेगा, कभी वो कोणीय नोड का भी यूज करेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं। अब है ना, है इंग्लिश में लिखवा दूं बेटा? त्रिज्यीय नोड होता है रेडियल नोड, त्रिज्यीय नोड होता है रेडियल नोड। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं ना, तो रेडियस से हमारे पास क्या हो गया? रेडियल। गोलीय, गोला अपने पास क्या होता है? स्फेयर होता है, स्फेयर होता है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल नोड। ठीक है भाई, पृष्ठ है हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे
नोडल सरफेस। जैसे हमारे पास ये टेबल की पृष्ठ है, ऐसे तो बोलते हैं, तो ऊपर की सरफेस ही तो है वो, है ना। इसी तरीके से कोणीय नोड, कोण को एंगल बोलते हैं, तो कोणीय को एंगुलर नोड। नोडल तल को बोलेंगे अपन नोडल प्लेन। तल क्या होता है आपके पास? प्लेन कहलाता है, ठीक है। वो उड़ने वाले नहीं, जैसे आपके पास ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, एक हमारे पास ये क्या है? तल है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? नोडल प्लेन। अब है ना, इसकी वैल्यूज हमें याद रखनी है बेटा। त्रिज्यीय नोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। ये तुम्हें याद रखना है, इसको लिखो, इसके ऊपर स्टार मार्क लगाओ, है ना। उसी तरीके से जो कोणीय नोड है, किसी हमारे पास उपकोष के अंदर कितने कोणीय नोड देखने को मिलेंगे, इसको निकालने के लिए वैल्यू होती है हमारे पास l। जितना उपकोष की l की संख्या होती है, उतने हमें क्या देखने को मिलेंगे? एंगुलर नोड या कोणीय नोड। तो बेटा कुल नोड कितने हो गए किसी उपकोष के अंदर? टोटल कितने तरह के नोड होते हैं? एक तो त्रिज्यीय नोड होता है, दूसरा हमारे पास कोणीय नोड होता है, तो दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कुल नोड। कितना हो गया? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, एल से एल कैंसिल। क्या कह रहे हो? हाँ, ये नोड के दो प्रकार है, ठीक है, और नोड के दोनों प्रकार की वैल्यू याद रखनी है। त्रिज्यीय नोड कैसे निकालते हैं और कोणीय नोड कैसे निकालते हैं? कौन सा वाला? ये वाला? कौन सा वाला? ये n है। अरे यार, ये बेटा कर्सिव में ऐसे तो लिखते हैं, कर्सिव में ऐसे नहीं लिखते क्या? और m को ऐसे लिखते हैं 3 बारी। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख दिया करूंगी। ये एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था क्लास में। कौन सा? h नहीं है, n है बेटा, n है। तभी मैं ऐसे नहीं लिखती, क्योंकि वो h जैसा दिखता है। ये वाला कितना बढ़िया है यार, ये एरो है। n माइनस एल माइनस वन, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? त्रिज्यीय नोड की, ठीक है। और कोणीय नोड की वैल्यू कितनी? l। l है, वो काट दिया मैंने, प्लस l से माइनस l को काट दिया, ठीक है। ये लो भाई, दूसरे पेन से काट देती हूँ, ठीक है। हो गया? चले, हो गया। देखो, त्रिज्यीय नोड से क्या समझ रहे हो? कि भाई जैसे आप त्रिज्या के अलोंग मूव करोगे, ठीक है, हमारे पास जैसे गोला है, उसकी त्रिज्या के अलोंग आप मूव करोगे, तो बेटा मुझे एक ऐसा स्थान दिखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो हमारा स्थान कहलाएगा नोड, क्योंकि त्रिज्या के अलोंग हमें वो स्थान मिल रहा है, तो वो नोड कैसा कहलाएगा? त्रिज्यीय नोड, ठीक है। चले इसको अपन देखें, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे फॉर्मूला से कुछ समझ नहीं आता इसके अंदर। इसकी खासियत यही होती है, आपके पास जो क्वांटम संख्या है, इस पूरे टॉपिक की खासियत यही है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझ आता है। क्या कह रहे हो? हाँ, ग्राफ भी है ना इसके अंदर, बिल्कुल ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे लिखो उपकोष, और इधर लिखो त्रिज्यीय। थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। जैसे भाई उपकोष मैंने लिख दिया 1s 2s, पहले दो की बात कर ले। तो बेटा त्रिज्यीय नोड निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो भाई, ठीक है। तो 1s के लिए त्रिज्यीय नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करके बताओ, कर, रख वैल्यू रख। तुक्की क्या लगा रहा है? 0 आएगी ना। n क्या है? 1 है। s हमारे पास क्या होता है? s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया? 0। यानी कि यहाँ पे 1s के अंदर मुझे त्रिज्यीय नोड कितने देखने को मिलेंगे? 0। अब देखो 1s आपका बेटा कौन से वाले हमारे पास कक्षा में उपस्थित है? पहली कक्षा में उपस्थित है, ठीक है।
तो नाभिक के जस्ट पास में है वो। तो हमारे पास इसका बेटा स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, गोलाकार। ऐसा आपके पास जो कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसके त्रिज्या के अलोंग चलोगे तो मुझे हर जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। पूरे कक्षक में क्या फैला हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। किसी भी स्थिति में मिल सकता है पूरे कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक बार आ जाओ 2s पे। अब 2s पहली बात आपके पास कौन सी कक्षा के अंदर है, दूसरी में है ना। यानी कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जंप करोगे तब मुझे देखने को मिलेगा 2s। एक बार तुम देखकर बताओ कि कितना आ रहा है त्रिज्य नोट, एक आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप 2s की तरफ पहुंचोगे तो बीच में मुझे एक ऐसा स्थान मिलेगा त्रिज्या के अलोंग। ठीक है, त्रिज्या के सारे सारे जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0। कैसे पता चला भाई, हमारे पास क्योंकि त्रिज्य नोट कितना आ रहा है, 1। तो बेटा आपको ना 2s पे पहुंचना है। ठीक है, तो बीच में हमारे पास क्या होगा, 1s। फिर इसके बाहर ही तो कहीं ना कहीं होगा ना 2s। तो 1s के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे आप त्रिज्या के अलोंग चले हो 1s से लेके 2s तक, तो बीच में एक ऐसा स्थान आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो त्रिज्या के अलोंग आ रहा है कि वो त्रिज्या के सारे सारे आ रहे हैं वो स्थान। तो इस वाले स्थान को क्या बोल देंगे अपन, कि यहाँ पर एक त्रिज्य नोड। ये बात आ रही समझ में। अब एक बार लिखो भाई 3s, तो कितना आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बनाओ, डायग्राम से तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा। 3s है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नोड है, 2। अब 3s यानी कि कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में। ये हमारे पास पहली कक्षा में जिसके अंदर 1s होगा। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस आ गया, फिर मेरे पास एक 2s है, ये इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद में क्या आएगा, 3s। दिख रहा है क्या। तो बेटा आपको ऐसे कितने क्षेत्र दिखे यहाँ पर 3s तक पहुंचने में जहां पे इलेक्ट्रॉन ही मिल रहे, 2 दिख रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास 3s के अंदर कितने नोड आ गए, 2 त्रिज्य नोड आ गए। इजी है क्या। एक बार तुम्हें निकालो भाई 2p, 2p में कितने नोड आ रहे हैं, 2p में कितने नोड है कितने, -1, 0 आ रहे ना। तो पहली बात 2p आपके पास सबसे पहला वाला p ऑर्बिटल है ना। तो बेटा आपके पास ये ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे डंबल शेप का होता है। ठीक है, तो अब आप इसके सेंटर से चलते जाओ, 2p है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो बेटा आप इसके सेंटर से चलते जाओगे त्रिज्या के अलोंग, तो मुझे हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, मुझे कोई ऐसा क्षेत्र दिखा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नहीं दिखा ना। इसलिए हमने क्या बात करी कि यहाँ पे त्रिज्य नोट हमारे पास 0 है। अब एक बार तुम आ जाओ यहाँ पे 3p पे, तो इस पे कितने आ रहे हैं, 1 आ जाएगा। 3 -1 -1, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1। यानी कि अभी देखो सोचो, p आपके पास उपकोष स्टार्ट कहां से हुआ है, पहली कक्षा से कि दूसरी कक्षा से। p उपकोष स्टार्ट कहां से होगा, कहां पे मिलेगा सबसे पहली बार, दूसरी कक्षा में मिलेगा। सही बात है ना इतना। तो बेटा अभी हमारे पास p उपकोष कहाँ है, तीसरी कक्षा में है ना। तो ये हमारे पास आपको पहुंचना है कहां तक, 3p तक पहुंचना है। तो 2p से स्टार्ट करोगे, तो ये मेरे पास कौन सा था, 2p था। अब यहां से आप तीसरी कक्षा में पहुंचोगे और ये मेरे पास है 3p वाला। तीसरी कक्षा के अंदर मानो ये तीसरी कक्षा है, या ऐसे दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में हमारे पास 2p वाला उपकोष है, तीसरी कक्षा में 3p वाला है। तो आप 2p से 3p में जंप कर रहे हो, तो एक स्थान ऐसा मिलेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो पता चल रहा है तुम्हें त्रिज्य नोड का महत्व क्या है, कैसे हमारे पास यहाँ पे नोड दिखेगा। क्योंकि आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर एक ही स्थान दिखेगा त्रिज्या के अलोंग। यानी कि यहाँ पर त्रिज्य नोड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, लेकिन आपसे ऐसे डायग्राम वायग्राम तो कोई शायद ही पूछे। बाकी तुम्हें ना इसका नॉर्मल चीज याद रखनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट पूछेगा कि भाई आपके पास है 4d, 4d में आपके पास कितने त्रिज्य नोड देखने को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 -2 -1। ठीक है, कितना हमारे पास 1 है, राइट, डायरेक्ट पूछेगा वो। तो अभी तो बना लो और ये डायग्राम भी बना लो।
क्या हो गया? ये वाला, इसके ना एक गोले हटा दे, फिर समझ आ जाएगा। ये ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये आपके पास पहला जो पी उपकोष है वो दूसरी कक्षा से स्टार्ट होगा। अभी मुझे बताना है 3p के लिए, तो 3p वाला उपकोष कौन सी कक्षा में मिलेगा? तीसरी कक्षा में मिलेगा, ठीक है। तो बेटा 2p से आप 3p की तरफ मूव कर रहे हो, तो बीच में हमारे पास एक थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो इसी को आप क्या कह रहे हो कि एक नोड है। अब यहाँ पे तो पूरे p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, इस 3p में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन त्रिज्या के सारे सारे चलते एक तो ऐसी जगह आ गई जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो एक त्रिज्य नोड है हमारे पास किसके अंदर? 3p के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? पक्का से? चलो इसी के बगल में लिख लो उपकोष और एक तरफ कोणीय नोड। भाई कोणीय नोड को और क्या कहते हैं अपन? हाँ, तल समझते हो क्या? देना, मृदुल पेन दे, लिख ले लिख ले, कोई सा जो पेन काम नहीं आ रहा। भाई ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष है, ये मेरे पास कौन सी है? वाई अक्ष है। और इधर हमारे पास ये कौन सी होती है? एक और दे दे, एक और दे दे, पहले तुम समझ लो इसको। देखो यहाँ पे तो बना नहीं सकती, यहाँ पे तो मैं ऐसे बना दूंगी, लेकिन इसमें अपन को इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। भाई 3 अक्ष है, तीनों अक्ष अपने पास 3D में होगी ना, 2D में तो कैसे समझेंगे इसको, तो 3D में समझ लो। बेटा मेरे पास ये वाली कौन सी अक्ष है? एक्स, ये वाली वाई। तो एक्स और वाई के अलोंग अगर मैं यहाँ पे पन्ना रख दूं, तो ये मेरे पास कौन सा तल है? एक्स वाई तल, इजी। ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? एक्स, ये वाली जेड। अगर मैं ऐसे पन्ना रख दूं तो ये मेरे पास कौन सा पन्ना किस तल में? एक्स और जेड तल में, ठीक है। कौन सा बच रहा है? ऐसे रख दिया क्या मैंने? ऐसे भी रख दिया। अब कैसे रखना पड़ेगा कि मेरे पास जो पन्ना है वो वाई जेड तल में आ जाए। तो ये वाई है और ये जेड है, तो इसी के तल में मैं अगर पन्ना ऐसे रख दूं, समझ आ रही है क्या बात तुम्हें? पक्का? तो ये मेरे पास जो पन्ना है, पेज है, वो कौन से तल में आ रहा है? भाई ये जो पेज है ना बेटा, जिस जिस अक्ष को छू रहा है, देखो किस किस को छू रहा है, एक तो ग्रीन वाले पेन को छू रहा है और इस एक सीधे वाले ब्लैक पेन को छू रहा है, इस स्टाइलस को थोड़ी छू रहा है। तो आपका पेज जिस जिस यहाँ पर एक्सिस को छुएगा वो पेज आपका उसी तल में होगा। यानी कि अभी पेज कौन से तल में? वाई और जेड तल में। आई बात समझ में? ठीक है इतना। तो अगर अपन नोडल तल की बात कर रहे हैं, यानी कि कोणीय नोड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर इस पर्टिकुलर तल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य है, राइट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नोडल तल आ जाएगा, है ना। ये लो। अब देखो नोडल तल की वैल्यू क्या होती है? एल होती है। अगर बेटा अपन बात करें एस उपकोष की, तो एस उपकोष तो गोला होता है। अगर मैंने यहाँ पे बना दी 3 एक्सिस, तो भाई गोला तो तीनों एक्सिस को कवर करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई ऐसा तल मिलेगा जहां पर वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? हो सकता है क्या? भाई ये मेरे पास इस तरीके से तो था, अभी ऐसे तो था, गोला अपन को रखना है सेंटर पे, तो यहाँ पे मुझे क्या कोई ऐसा तल मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका एक गोला क्या तीनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो तभी हमारे पास एस के अंदर कितने नोडल तल होते हैं? जितनी उसकी एल की वैल्यू है, 0। आई बात समझ में? यानी कि ऐसा तल जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो। तो चाहे तो लिख लो नोडल तल मतलब ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो। अब एक बार ना पी पे आ जाओ। अब बेटा जो पी उपकोष है उसके अंदर मेरे पास कितने टाइप के कक्षक है? 3 टाइप का कक्षक है ना। कौन कौन से? पी के अंदर है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अपने पास पी उपकोष के अकॉर्डिंग कितने नोडल तल आएंगे? एक आएगा, है ना। अब देखो इसको वापिस से समझते कि एक कैसे आएगा, ला वापिस पहन दे, 2 ही दे दे।
बेटा अगर मैं पी एक्स की बात कर रही हूँ तो एक्स एक्सिस कौन से वाला कलर है, एक्स अक्ष कौन सा है, ग्रीन वाला है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पी एक्स वाला कक्षक है तो हमारे पास पहली बात, ये हमारे पास कक्षकों के अभिविन्यास को दिखाता है कि आपके पास ये जो कक्षक है वो कौन सी अक्ष पे उपस्थित है, ठीक है। तो बेटा अभी कक्षक क्या ऐसे उपस्थित है, इस ग्रीन पेन के लोग दिख रहा है सभी को, ऐसे भी दिख रहा है पक्का। तो तुम मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा तल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जहां पे कक्षक आपका टच नहीं कर रहा। एक तो ये Z और Y। पेज दो यार, अब मेरे को, मैं बता रही हूँ तो तुम्हें वैसे बता दूं। देखो हमारे पास इस ग्रीन पेन को मानो कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, पी कक्षक उपस्थित है। तो बेटा अगर मैंने इस वाले प्लेन में एक पेज रख दिया तो क्या आपका ये वाले प्लेन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, सोचो थोड़ा सोचो। अच्छा अगर मैंने ना इस वाले प्लेन में रख दिया ये वाला पेज, तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टच हो रहे हैं क्या, पी एक्स की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ऑर्बिटल कहाँ पर है, इस एक्स वाले एक्सिस पे है क्या। अगर मैंने इस पेज को ऐसे रख दिया तो इलेक्ट्रॉन टच हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं ना, पक्का ना हो रहे हैं ना। अच्छा और कैसे रख सकते हैं अपन इसको, अगर मानो मैंने इसको रख दिया ऐसे, ऐसे रखा था, और अपन कैसे रख सकते हैं इसको सीधा, दूसरा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा रह गया बताओ यार, ऐसे, हाँ मानो मैंने ऐसे रखा है, कौन से तल में रखा है मैंने पेज को, ग्रीन और इस स्टाइलस वाले तल में, यानी कि एक्स और जेड तल में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस ग्रीन वाले पे रखा हुआ है पी एक्स ऑर्बिटल। तो बेटा आपके पास इस पेज पे क्या ग्रीन पेन टच हो रहा है, पूरा पूरा टच हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इस पेज को टच करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पेज को कहाँ रखूं कि मेरे इसके इलेक्ट्रॉन इसको टच ही ना करे, इसको क्या अगर मैं ऐसे सीधा रख दूं, तो पी ऑर्बिटल के बेटा सेंटर में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, ऐसे होता है ना कक्षक, तो सेंटर में तो नहीं है। तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तब जाके मेरे को एक ऐसी स्थिति मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन टच नहीं करेगा इस तल को, ठीक है। तो हम जो बात करें कि पी एक्स के अंदर हमारे पास कितना नोडल तल है, एक है, तो वो कौन से तल में मिलेगा हमें, कौन से तल में मिल रहा है बताओ, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, जेड को और वाई को, तो कौन से तल में मिलेगा हमें, वाई जेड तल में। अब सेम ये बात करो पी वाई के लिए, यानी कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अभी इलेक्ट्रॉन इस वाली एक्सिस पे है। तो इस पेज को मैं कैसे रखूं कि मेरे पास इस पेज पे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन टच ना करे, ऐसे रखो तो चलेगा क्या, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिटल है। अब बेटा अगर मैंने इस पेज को ऐसे रखा है तो ऑर्बिटल तो ऊपर है नीचे है, इस वाले पेज पे तो टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तल पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है। तो ये कौन सा तल हो गया बताओ, ये तो x था और ये z है, तो यहाँ पे मेरे पास एक नोडल तल मिलेगा, कौन से वाले तल के अंदर, हाँ x, और इधर आओ pz, यानी कि अभी इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले के अंदर है। तो इस पेज को कैसे रखूं, ऐसे, ऐसे, पक्का। अगर ऐसे रखा है मैंने तो ये तो पूरा पूरा इस पेन को टच कर रहा है ना, वाई एक्सिस को, कैसे रखना पड़ेगा बताओ, ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है, देखो दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये स्टाइलस मेरा क्या है, जेड एक्सिस है। बेटे इसको अपन कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी यहाँ से करें, टेढ़ा करके देख लो भाई, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से ऑर्बिटल है, अगर आपने यहाँ पर पेज रखा है तो आपका ऑर्बिटल इस पेज को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, और पेज आपका कौन से तल में, एक्स और वाई तल में, यानी कि इस तल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अभी क्या है, 0 है, ठीक है। तो मेरे पास pz में भी एक क्या मिलेगा, नोडल तल, क्योंकि pz के लिए l की वैल्यू 1 है, और वो नोडल तल हमें कौन से तल में मिलेगा, आई क्या बात समझ में, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो अपन को ऐसा बना बना के देखना नहीं है क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात याद रखती है कि पी एक्स है तो इसके जो बचे हुए हमारे पास अक्ष होंगे वो तल हमारे पास होगा नोडल तल, वाइजर बचिया। पी वाई है तो कौन से अक्ष बच गए, एक्स और जेड, तो वो वाला तल होगा अपना नोडल तल, पी जेड है तो एक्स वाई होगा, आई बात समझ में।
अरे रुक जाओ, बस पूरा कर लो इसको। कहाँ चला? तो लिख तो ले बेटा, सब साथ में तो जाएंगे, ऐसा तो पहले चला जाएगा। देखो डी में हमारे पास कितने कक्षक होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी। तो डी के लिए एल की वैल्यू 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे नोडल तल कितने मिलेंगे? 2। सबके अंदर कितने मिलेंगे? 2। अब बस वापिस से वही बात है कि हमारे पास जो डी है बेटा, वो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों के अंदर अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। अब मुझे ना 2 नोडल तल मिल रहे हैं। अब ये 2 नोडल तल कौन से वाले प्लेन पे मिलेंगे, कौन से वाले तल में मिलेंगे? तो एक्स वाई को छोड़कर जो भी हमारे पास एक्सिस बच रहे हैं 2, उसका नाम लिख दो। क्या क्या बच रहा है? वाई जेड और दूसरा एक्स जेड, ठीक है। एक्स वाई को छोड़ के जो हमारे पास 2 तल बच रहे हैं, उस तल में हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होगी, ठीक है। वाई जेड के लिए हमारे पास कौन से तल में इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे? एक्स वाई और एक्स जेड। इधर हमारे पास एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। ये हमारे पास दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इधर हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वैल्यू कैसे आती है हमारे पास? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक्स प्लस माइनस वाई करके, ओके। जो डी जेड स्क्वायर है, इसमें स्पेशली लिखना, इसके अंदर हमें मिलते हैं शंकु आकार के नोड। यानी कि आपके पास ये तीनों एक्सिस है, और डी जेड स्क्वायर कैसे होता है? आपके पास जेड एक्सिस पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस थी, इसको मैंने सीधा कर लिया, ये जेड एक्सिस पे है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है? ऐसे एक गोल होता है, क्या कहते हैं उसको? डोनट की शेप का होता है, राइट। तो बेटा हमारे पास ना ऐसे शंकु के आकार का नोड मिलता है। जैसे आपके पास डमरू होता है, वैसे शंकु के आकार का यहाँ पे नोड मिलता है। तो इसमें लिख दो, इसमें होता है हमारे पास शंकु आकार नोड। चलो, काफी आज के लिए, काफी कुछ बच गया। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन बच गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ जाओ। और मोल अवधारणा नेक्स्ट क्लास में चालू कर दूँ।